हेलो जेम्स, वेलकम टू पाई अकेडमी। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट क्लास में हमने नस्ट इक्वेशन को ड्राइव किया था। आज हमें नस्ट इक्वेशन के एप्लीकेशंस को ऑब्जर्व करना है, पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट एप्लीकेशन जो नस्ट इक्वेशन का होता है वो है कि किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का या किसी भी मटेरियल का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये कंटेनर मेरे पास में है और इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को फिल किया है और यहाँ पे कोई मटेरियल की रोड, कोई इलेक्ट्रोड हो सकता है। तो अगर मैं इसको यहाँ से इस कंटेनर के अंदर ले जाऊंगा तो फिर यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। लेकिन अगर हम इसको नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे फाइंड आउट करेंगे तो वहां पर हम नस्ट इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करें? तो मैंने माना कि ये जो मेटल है वहां पर उसके आयन जो है वो Mn+ की फॉर्म में है और जब ये रोड को हमने यहाँ डिप किया होगा तो n इलेक्ट्रॉन जो है उसको मिल गए होंगे। n इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये जो मेटल के आयन हैं वो मेटल में रिड्यूस हो गए हैं, यानी अब ये मेटल के एटम बन गए। ठीक है, तो ऐसा करने पर यहाँ पर कितना इसने पोटेंशियल डिफरेंस शो किया या कितना इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वही हम नस्ट इक्वेशन की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। नस्ट इक्वेशन क्या थी? वहां पर ई ऑफ सेल के लिए अप्लाई हमने किया था, पर क्योंकि मुझे यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड के लिए अप्लाई करना है तो ई ऑफ सेल के प्लेस पे ई आर पी आएगा, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल। और यहाँ पर ई नोट ऑफ सेल आता था तो यहाँ पर ई आर पी नोट आ जाएगा माइनस में 0.0591 अपॉन में एन। और यहाँ पर जो है लोग आता था, लोग के साथ में क्यू आता था। क्यू का मतलब यहाँ पे बताया था मैंने कि जो रिएक्टेंट है उनकी कॉन्सेंट्रेशन नीचे आती है और जो प्रोडक्ट है उनकी कॉन्सेंट्रेशन ऊपर आती है। देखो यहाँ पर m बना है सॉलिड फॉर्म में, सबको पता होता है कि सॉलिड फॉर्म में कॉन्सेंट्रेशन को 1 एज्यूम कर लिया जाता है और ये रिएक्टेंट Mn+ के आयंस की कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का काम कर रही है, यानी Q के प्लेस पे यहाँ पर जो है आपको पता है कि Mn+ की कॉन्सेंट्रेशन आएंगी और यहाँ पर M की कॉन्सेंट्रेशन आएगी सॉलिड फॉर्म में जिसको हम 1 एज्यूम कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पास में नस्ट इक्वेशन का पहला एप्लीकेशन है। इसमें बस आपको ये ध्यान देना है कि जो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है वो और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसमें क्या रिलेशन है। जैसे जैसे ये जो नीचे आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ती है तो ईआरपी की वैल्यू भी बढ़ती है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो नीचे आ रहा है तो ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट यहाँ पर सोचो कि माइनस है ना। तो इस तरीके से इसको ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा कि जैसे जैसे यहाँ पर Mn+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेंगी तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो भी हमारा इंक्रीज होता है। तो एक पॉइंट आपको याद रखना है, जैसे Mn+ आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं वो इंक्रीज हो रही हैं तो जो ERP है मटेरियल का जो रिडक्शन पोटेंशियल है इसको मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल सकता हूँ, वो भी इंक्रीज होगा। आई होप ये फर्स्ट एप्लीकेशन में आपको डाउट नहीं आया। सेकेंड एप्लीकेशन है कि इसी चीज को यानी कि नस्ट इक्वेशन को हम हाइड्रोजन पर अप्लाई कर सकते हैं, जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, या अगर वहां पर पीएच भी फाइंड आउट करना है तो पीएच भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो वहां पर हाइड्रोजन के आयन होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 H+ आयन ने गेन किए होंगे तो ये यहाँ पर मेरे पास में H2 यानी गैस जो है वो फॉर्म हो गई होगी। ठीक है, अब इसी पे नस्ट इक्वेशन अप्लाई करना है। तो नस्ट इक्वेशन जो है इलेक्ट्रोड की फॉर्म में ERP = ERP नोट होता है और माइनस में यहाँ पर आपको पता होता है 0.0591 अपॉन में n होता है और यहाँ पर ये लोग और साथ में हम यहाँ पे Q यूज करते हैं। देखो ERP तो यहाँ पर सेम ही रहेगा लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होगा और 0.0591 अपॉन में n की वैल्यू यहाँ पे 2 है। जितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, डोनेट होते हैं, गेन होते हैं, वही n की वैल्यू है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर लोग तो रहा सेम, यहाँ पर क्या आएगा? ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पर है, कॉन्सेंट्रेशन को हम पार्शियल प्रेशर में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई चीज गैस बन रही है तो गैस ने वहां पर जितना पार्शियल प्रेशर एग्जर्ट किया है वही उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी होती है। और यहाँ पर H+ आयंस आएंगे, H+ आयंस जो है वो यहाँ पर आएंगे उनकी कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमने 2 यहाँ पे यूज किया है तो आपको पता होता है कि ये 2 जो है वो पावर में जाता है कॉन्सेंट्रेशन की। ठीक है, आगे मैंने सोल्व किया इसको तो ये माइनस में रहा 0.0591 अपॉन में ये 2 रहा और ये मेरे पास में लोग है। देखो ये PH2 हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर 1 atm या 1 बार हम एज्यूम कर लेते हैं, इसकी वैल्यू 1 है, ये ऊपर जाएगा तो H की जो पावर 2 थी ये -2 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ मुझे क्या मिलेगा? H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन की पावर -2, फिर ये माइनस जो है आगे आएगा और ये 2 भी आगे आएगा। लोग में जो है क्वांटिटी है उसकी जो पावर है वो आगे जाती है। तो फाइनली जो ERP आपको मिलेगा दैट ERP विल बी इक्वल टू, तो यहाँ पर ये जो है 0.0591 और बेटा ये लोग यहाँ पर H+ आयन की
कॉन्सेंट्रेशन होगा। और इस वे में हम जो है यहाँ पर ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास में। अच्छा, इसमें एक टॉपिक और था कि यहाँ पर हमें पीएच भी फाइंड आउट करना होता है। तो जब पीएच आपने इसका फाइंड आउट करना है, 11th क्लास में पीएच का फॉर्मूला पढ़ते हैं कि नेगेटिव लॉग ऑफ द H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशंस। देखो यहाँ लॉग H प्लस तो है, माइनस नहीं है, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ से यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई की। सो आई विल गेट ERP माइनस आएगा यहाँ पर, और ये भी माइनस होगा 0.0591, और यहाँ पर ये लॉग H प्लस आयन। अब इसको ऑब्जर्व करो ध्यान से, माइनस लॉग H प्लस आयन, ये पीएच फॉर्म हो गया है और ये माइनस इधर आ जाएगा फिर। तो फाइनली मेरे पास में ERP यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और पीएच में एक रिलेशन आ जाएगा, एंड दैट विल बी माइनस 0.0591 और इंटू में पीएच आएगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, ये माइनस तो लॉग H में जाके पीएच बन चुका है और ये माइनस इधर आएगा, तो दैट्स वाई यहाँ माइनस आएगा फिर। ठीक है, सो इस वे में हमने यहाँ पर जो है पीएच और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में रिलेशन एस्टैब्लिश किया है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एनसीईआरटी में बेस्ड इस पे क्वेश्चन है, आप उसको ट्राई करना। उसके बाद हमारे पास में थर्ड एप्लीकेशन है कि कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल। सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं, वही जो नस्ट इक्वेशन की बेसिक फॉर्म थी। जैसे मान के चलो कि मेरे पास में क्या है, डेनियल सेल है, और उसमें क्या क्या था यहाँ पर कि Zn जो है वो मेरे पास Zn2 प्लस आयंस में कन्वर्ट हो रहा है बाय डोनेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, और राइट हाफ सेल जो है उसमें कॉपर के आयन है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो मेरे पास में कॉपर के एटम बन पा रहे हैं। नेट सेल रिएक्शन को फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों को मुझे ऐड करना पड़ेगा। ऊपर वाली रिएक्शन लेफ्ट हाफ सेल की है और नीचे वाली रिएक्शन जो है वो राइट हाफ सेल की है। डेनियल सेल में हमने इसको ऑब्जर्व किया था। दोनों को ऐड करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स कट जाएंगे, देन आई विल गेट जिंक सॉलिड फॉर्म में। यहाँ पे कॉपर के आयंस आएंगे एक्वस फॉर्म में, होंगे, और यहाँ पर क्या है कि ये जिंक के आयन फॉर्म हुए हैं, ये भी एक्वस फॉर्म में होंगे, और ये कॉपर जो है वो एटॉमिक फॉर्म में, मेटल की फॉर्म में फॉर्म हुआ है। तो इस पर नस्ट इक्वेशन अप्लाई करना है। अभी पूरी सेल है तो इधर ई ऑफ सेल ही आएगा, ई ऑफ सेल इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल। ये नस्ट इक्वेशन की फॉर्म आपने याद की होगी, माइनस 0.0591 अपॉन में n, यहाँ पर log और यहाँ पर q आता है, रिएक्शन कोशेंट बोलते हैं q को। E ऑफ सेल यहाँ पर जो आया, E ऑफ सेल इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ सेल, वहां गिवन होगा आपको, तो E नॉट ऑफ सेल को ऐसे ही रखना है 0.0591 n यहाँ पर जो आपको पता होता है कि 2 है, जितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे होते हैं। देखो E नॉट ऑफ सेल की वैल्यू भी डेनियल सेल के फॉर्म में या डेनियल सेल के केस में आपने याद की होगी 1.10 वोल्ट होती है, बट अभी हमें इसको ऐसे ही सोल्व करना है। तो यहाँ पर log आएगा, और ये चीजें वो स्पीशीज हैं जो बनी है, प्रोडक्ट है। अगर यहाँ सॉलिड फॉर्म में कोई चीज बना है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं हम, तो यहाँ पे सिर्फ जिंक के आयन ही बचे हैं। तो यहाँ पर जो है Zn2 प्लस के आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर आएगी। यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में ये सॉलिड है तो 1 हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉपर के आयन यहाँ पर बचेंगे, तो कॉपर C2 प्लस के आयंस की कॉन्सेंट्रेशन। ये नस्ट इक्वेशन की फॉर्म है जो कि हमने अप्लाई की है किसी भी सेल का ईएमएफ निकालने के लिए एट द नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। उसके बाद फोर्थ एप्लीकेशन बहुत इजी है, जो सेल बनाई है या कोई भी रिएक्शन हो रही है वो फिजिबल है नहीं है, वो हम नस्ट इक्वेशन की हेल्प से बता सकते हैं। देखो फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, फिजिबिलिटी है कि अगर किसी रिएक्शन का या किसी सेल का जो डेल्टा जी नोट है अगर वो मेरे पास में नेगेटिव आएगा तो तभी वो सेल रिएक्शन या सेल फिजिबल होगी, है ना, यानी वो स्पॉन्टेनियस होगी। सो डेल्टा जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि -NF ई नोट ऑफ सेल होता है, तो इसकी वैल्यू मेरे पास में यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, इस नेगेटिव से नेगेटिव मेरे पास में कट जाएगा, n कांस्टेंट f कांस्टेंट, तो फाइनली क्या होगा, ई नोट ऑफ सेल की वैल्यू यहाँ मेरे पास में कैसे आएगी बताओ, पॉजिटिव आएगी। तो ये मेरे पास में यहाँ पर नस्ट इक्वेशन से यानी कि गिब्स एनर्जी से हमने ई नोट ऑफ सेल फाइंड आउट किया है। या नस्ट इक्वेशन की हेल्प भी मैं यहाँ पर ले सकता हूँ कि जैसे नस्ट इक्वेशन में वहां पर ई ऑफ सेल फाइंड आउट करता है, तो अगर ऐसा है कि नस्ट इक्वेशन की हेल्प से जो सेल का ईएमएफ आपने फाइंड आउट किया अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो हम कहेंगे कि जो सेल आपने बनाई है वो फिजिबल है, या मैं कहूंगा कि वो स्पॉन्टेनियस है। आई होप कि इसमें डाउट नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक था। फिफ्थ एप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड डेल्टा जी नॉट फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखो, जैसे नस्ट इक्वेशन मेरे पास में होती है तो जनरल फॉर्म होती है ई ऑफ सेल इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल
माइनस का 0.0591 अपॉन n, और यहाँ पर होता है log और साथ में Q होता है। इक्विलिब्रियम पे जाके क्या होगा, अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो रिएक्शन को इक्विलिब्रियम अचीव करना चाहिए। दैट्स व्हाई मैं क्या कहूंगा कि इक्विलिब्रियम पे जाकर, ठीक है, तो वहां पर जो है ई ऑफ सेल जो है मेरे पास में इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। ये जीरो होगा क्योंकि ये तो आइडियल केस में हम एस्टेब्लिश करते हैं, ये तो स्टैंडर्ड केस में एस्टेब्लिश करते हैं, तो ई नॉट ऑफ सेल जीरो नहीं होगा। एक तो चेंज होगा कि ई ऑफ सेल जीरो है, और दूसरा जो क्यू है यानी कि रिएक्शन कोशेंट है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन जाएगा, यानी कि क्यू के प्लेस पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के आ सकता है। इन्हीं दोनों को यहाँ पर आपको पुट कर देना है, देन यू विल गेट व्हाट, ई ऑफ सेल तो मेरे पास में जीरो हो चुका है, यहाँ पर बचेगा ई नॉट ऑफ सेल माइनस, और यहाँ पर 0.0591 अपॉन में n है, और यहाँ पर ये log और q के प्लेस में मैं बता चुका कि k आ जाएगा, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा। अब ये वाला टर्म आएगा इधर, तो ये जो माइनस है वो हो जाएगा पॉजिटिव, देन यू विल गेट ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n, और यहाँ पर ये log और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। तो ये फर्स्ट रिलेशन मेरे पास में आया है जहां से मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूं। देखो ये फाइंड आउट करने के लिए आपसे कहेगा, तो इसको आप इधर मल्टीप्लाई करके यहां से k की वैल्यू निकाल सकते हो। एंटी लॉग का यूज होगा, एंटी लॉग की वैल्यू वहां पर गिवन होगी आपको। अच्छा, इसी का एक फॉर्म और है, वो एग्जैक्टली क्या है, देखो कि अगर ये जो फॉर्म मेरे पास में आई है यहाँ पर ई नॉट ऑफ सेल, ये जो 0.0591 नस्ट इक्वेशन को जब मैं ड्राइव कर रहा था, ये 0.0591 कहां से आता है, जब हम सारे कांस्टेंट की वैल्यू रख देते हैं। तो अगर वो कांस्टेंट के साथ में इसको रखूं, इसकी एक नई फॉर्म बन जाती है। आपको याद होगा कि यहाँ पर क्या आता था 2 पॉइंट, ये आएगा यहाँ वैल्यू, और यहाँ पर आर टी आता है, और फिर यहाँ पर एन एफ आता है, ठीक है। आर की वैल्यू, टी की वैल्यू, एफ की रखने के बाद ये 0.0591 आता है आपके पास, और ये यहाँ पर लॉग, और एक के इक्विलिब्रियम यानी कि कांस्टेंट है। अगर ये एन एफ की मल्टीप्लाई में इधर कर दूंगा, देन आई विल गेट एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, और ये यहाँ पर रहा 2.303 आर टी, और ये लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये डेल्टा जी की फॉर्म में आ सकता है। ओके, तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई की एन एफ ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू माइनस यहाँ पर आर टी लॉग के, और फाइनली क्या होगा, ये जो इतना टर्म है वो डेल्टा जी नोट बन गया है। सो डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी आरटी की फॉर्म में, और यहाँ पर ये लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी आएगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, जिसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा जी नोट गिव्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड केस में उसमें रिलेशन एस्टैब्लिश हमने कर लिया है। तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दो फॉर्मूले हैं, एक तो यहाँ पर है, ये वाला अप्लाई कर सकते हो अगर ई नोट ऑफ सेल की वैल्यू गिवन है, और अगर डेल्टा जी नोट की वैल्यू गिवन है तो यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप फाइंड आउट कर सकते हो। सो ये हमारे पास में जो है 5 एप्लीकेशन थे नस्ट इक्वेशन के। आई होप इनको ठीक से आप समझ पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।